everyone, this is Irshad and I welcome you all on my YouTube channel. So guys, in this video we will discuss the topic that is laws of chemical combination. So आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है डायमेंशनल एनालिसिस, किस तरीके से किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करते हैं या फिर सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से काउंट करते हैं। तो ये सारा टॉपिक हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी जरूर देखना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा यहाँ पे रिएक्टेंट होंगे जो कंबाइन करेंगे और एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। यहाँ पे बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद से वो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे आपस में रिएक्टेंट और एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सो किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करेंगे, किस रेशियो में कंपाउंड फॉर्म करेंगे, किस वॉल्यूम में कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो वो सारा इसी 5 लॉज बेसिक लॉ पे बेस्ड है, किस तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। सो गाइस, कुछ यहाँ पे लॉज हैं जो हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है और इस क्लास 11th में भी वो दो लॉज है। जैसे यहाँ पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो कि हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ क्लास 11th में हम 3 बेसिक लॉ और पढ़ेंगे। सो गाइस, ये सारा 5 बेसिक लॉ है जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं बता दूं गाइस कि यहाँ पे इस वीडियो में हम 5 लॉज को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम हर लॉज की एक सेपरेट वीडियो फॉर्म करेंगे जहाँ पे अलग अलग लॉज हम डिस्कस करेंगे, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये जो 4 लॉज बचेंगे इसका भी अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इसके बारे में हर एक इंडिविजुअल लॉज के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मींस हमें यहाँ पे मास को कंजर्व करके रखना है, मास को चेंज नहीं होने देना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ था वो डिस्क्राइब किया गया था एंटोनी लेवोजिए द्वारा। एंटोनी लेवोजिए ने इस लॉ को प्रपोज किया था, एस्टैब्लिश किया था। सो एंटोनी लेवोजिए एस्टैब्लिश लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कभी-कभी कौन सा लॉ किसने प्रपोज किया, किसने एस्टैब्लिश किया, उसका नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप एंटोनी लेवोजिए इनका नाम भी याद रखिएगा। सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनके अकॉर्डिंग क्या है? सो अकॉर्डिंग टू इट, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। दैट मींस अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वहां पे मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकेंगे ना ही हम उस मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस कौन कहा था? एंटोनी लेवोजिए ने कहा था। फिर उन्होंने कहा था कि इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल रिएक्शन कोई भी आप कर रहे हैं तो वहां पे वो बैलेंस होना चाहिए। जितना एटम जो है रिएक्टेंट में होंगे उतना ही एटम्स प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको अप्लाई करने से पहले आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना होगा। उसके बाद हम कहते हैं ये एंटोनी लेवोजिए कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट मींस जितना मास रिएक्टेंट को होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। ना ही हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। लेकिन उससे पहले हमें उस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल है या नहीं। सो इसमें इस एग्जांपल से समझते हैं गाइस, इन्होंने जो भी बातें की, जिन्होंने जो भी लॉज दिया, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है जो कि रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम है, बल्कि प्रोडक्ट में एक ही है, एक ही ऑक्सीजन के एटम है। सो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर बताना है कि क्या मास कंजर्व है या फिर डिस्ट्रॉय हुआ है तो वहाँ पे हमें बैलेंस भी करना होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम ना लगाकर यहाँ इसके सामने लगाते हैं 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन 4 करना होगा। सो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन।
सो ये गाइस अब ये केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। सो यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4 × 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 × 2। सो इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और 16 और 2 32 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट का जो मास आएगा वो आएगा 36 ग्राम। कितना आएगा, 36 ग्राम। ऐसे ही हम प्रोडक्ट का भी मास हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम, ऑक्सीजन होता है 16 × 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सो यहाँ 4 × 4 प्लस 16 × 2 32। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे मास और इस H2O का 2H2O का मास 36 और यहाँ पर भी इस रिएक्टेंट का मास 36 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना रिएक्टेंट का मास 36 और प्रोडक्ट का भी मास 36 दोनों इक्वल है। यहाँ पे कहा गया था इनके द्वारा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला ये लॉज अप्लाई हो रहा है। सो ये क्या होगा, ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। सो अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। सो कार्बन के 1 एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का 1 एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 एटम है। दैट मीन्स ये पहले से ही बैलेंस्ड है। सो अब हम देखते हैं इसमें कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। तो कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 60 32 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 ग्राम। तो ये रिएक्टेंट का मास कितना आया, 44 ग्राम। ऐसे ही हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 2। इसको ऐड करेंगे तो 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या है, इक्वल है। दैट मींस दिस केमिकल रिएक्शन फॉलो द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोइजिer। उन्होंने कहा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और इन ए केमिकल रिएक्शन। और इन्होंने कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बट वहां पे उससे पहले हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा। सो गाइस हमने समझा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने एग्जांपल से भी समझा। सो गाइस इट्स टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल सम बेस्ड ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो गाइस अब हम सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन द न्यूमेरिकल पोर्शन। सो गाइस हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो न्यूमेरिकल क्या कहता है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का मास हमें फाइंड आउट करना है। अगर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl से तो प्रोड्यूस करता है 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो हमें बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं। सो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सो सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, सो NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्वर क्लोराइड 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl प्लस और क्या फॉर्म करता है, सोडियम नाइट्रेट 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3। सो AgNO3 का हमें मास फाइंड आउट करना है। NaCl हमें दिया हुआ है, इसका मास कितना है NaCl का, सो NaCl का मास है 5.85 ग्राम और AgCl का भी हमें मास गिवन है दैट इज 14.35 ग्राम प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट का भी गिवन है 8.5 ग्राम।
सो इसको ऐड करेंगे दोनों को, इसको ऐड करने में मिलेगा सो 22.85 ग्राम मिलेगा इसको ऐड करने पर, और यहाँ पे है 5.85 ग्राम। ये प्लस का है 5.85 ग्राम, उधर जाएगा तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 22.85 में से माइनस करेंगे 5.85 ग्राम। सो इसको माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 17.00 ग्राम ऑफ AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 17 ग्राम। 17 ग्राम में हम लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ हो जाएगा 17 ग्राम ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड। सो AgNO3 यानी 17 ग्राम अगर यहाँ पे आप रख करके इन दोनों रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास प्रोडक्ट का होगा। दैट मींस सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये फॉलो करता है। दैट मींस यहाँ पे लिख देंगे दिस इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ conservation of mass, law of conservation of mass। So guys ये क्वेश्चन में हमने AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट का हमने मास डिराइव किया। सो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो गाइस इस वीडियो में हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने प्रपोज किया, उसके साथ साथ हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। सो गाइस अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।